नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम धामी का दिल्ली दौरा। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम धामी और सीएम धामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और आज शाम 4 बजे पालम में उनका रोड शो रहेगा। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे और जनसभाएं करेंगे। राजपुरी रिक्शा स्टैंड से शुरू होगा रोड शो। दिल्ली कैंट में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में आज शाम को 4 बजे पालम में रोड शो निकालेंगे और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। तो निकाय चुनाव के लिए लगातार मतदान फिलहाल जारी है। प्रदेश में 12 बजे तक 25.70% मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा यूएस नगर में 31.42% मतदान, चमोली में 28.85% मतदान हुआ, देहरादून में 21.30% मतदान हुआ है। तो वहीं हरिद्वार में 27% से ज्यादा मतदान हुआ है। भीमताल में 24.34% वोटिंग दर्ज की गई है। निकाय चुनाव को लेकर जो जिलों में प्रतिशत का मतदान है वो सामने आ चुका है और सबसे ज़्यादा यूएस नगर में 31.42% मतदान हुआ है। उसके अलावा जो और ज़िले हैं वहाँ पर भी मतदान की जो प्रतिशत है वो सामने आ चुके हैं। तो चमोली में 28.85% मतदान अभी तक दर्ज किया गया। तो देहरादून में 31.30% मतदान हुआ है और ये 100 निकायों पर आज मतदान जारी है। सभी जो मतदाता हैं वो वोट डालने के लिए कतारों में लगे हुए हैं और सभी प्रत्याशियों के चेहरे भी यहाँ पर खुले हुए हैं। तो सभी में जोश अलग ही दिखाई दे रहा है और सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और आज उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है और शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, देहरादून में चुनाव को लेकर क्या कुछ मतदान प्रतिशत अभी देखने को मिले हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके अंदर क्या कुछ जोश देखने को मिला है? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए जो चुनाव की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी थी और अभी तक की यदि मैं बात करूँ 12 बजे तक के जो रुझान है वो निकल कर सामने आए हैं, जिसमें देखा जाए कि तो राजधानी देहरादून की बात करूँ तो 21% के लगभग जो मतदान है वो हो चुका है। और जिस समय जहाँ जिस वार्ड पर मैं खड़ा हूँ यानी कि वार्ड 57 पर और वोट नेहरू कॉलोनी का है और यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि अभी तक 35% मतदान हो चुका है। और जिस तरह से उत्साह की यदि बात करूं, क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि किसी तरीके से लाइन अभी भी कहीं ना कहीं मतदाताओं की लगी हुई है और लगातार जो मतदाता हैं अपना मत डालने का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार सुबह से इसी तरीके से लाइन जो है यहाँ पर लगी। पहले भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लाइन यहाँ पर लगी हुई थी। उत्साह कहीं ना कहीं देखने वाला है मतदाताओं के अंदर भी, युवाओं के अंदर भी और खासकर महिलाओं के अंदर भी, क्योंकि महिलाओं की भी कतार जो है लंबी लंबी सुबह से लग रही है। और इस तरीके से देखा जाए तो शाम तक जो 5 बजे तक मतदान होना है और 5 बजे के बाद ये मतदान बंद कर दिया जाएगा। और जो कहा जाए कि जो प्रत्याशियों का किस्मत का ताला है वो कहीं ना कहीं जनता के हाथ में है। और अब देखने वाली बात होगी कि 25 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे तो किसके सिर पर ताज बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल धनराज, और जो मतदाता हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, जानिए उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो अब की बार मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए यदि मुद्दों की यहाँ पर बात की जाए तो लगातार देखा जाता है विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव तो उनमें देश की बात की जाती है, देश के मुद्दों पर बात की जाती है, प्रदेश के मुद्दों पर बात की जाती है। लेकिन ये निकाय चुनाव है और यहाँ पर जो मुद्दों की बात होती है वो स्थानीय मुद्दों की बात होती है। चाहे सड़क की बात करें, पानी की बात करें, खड़ोंदे की बात करें, नालियों की बात करें, तमाम इस तरह के मुद्दे रहते हैं। और वहीं जनता से भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तमाम लोग आप देख रहे होंगे किस तरीके से अपनी कतार में खड़े हुए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर, यदि बात मुद्दों की जाए तो क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? विभिन्न लोकल मुद्दे सबसे मेन सड़क, नाली, पानी, साफ सफाई करने, घरों से कूड़ा वगैरह का सही से अगर नहीं किया जाए तो बढ़िया ऊंची उम्मीदवार
बिल्कुल, कुछ ने देखा, आपने सुना होगा कि किस तरीके से जनता का भी ये कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं सफाई के या फिर सड़कों के या सड़कों के या फिर बिजली के, उन्हीं मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं मतदान करते हैं और उनकी इच्छा यही होती है कि उनका जो प्रत्याशी है वो ऐसा हो कि जो जनता के काम कर सके और स्थानीय जो मुद्दे हैं उनकी समस्याओं को दूर कर सके, उसी को वो मतदान करने के लिए आज घरों से निकले। मैं कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं अपने प्रत्याशी वाले। सर, जिस तरीके से निकाय चुनाव हो रहा था, किन मुद्दों पर आज मतदान करने आ गया? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी लोग सबसे बनाते हैं और इसमें जो है सबसे पहले ये साफ सफाई है, नालियाँ हैं या और जो पर्यावरण सुंदर साक्षर दूरी के साथ साथ भी दूरी अच्छा हो, स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हम लोग लेकर के बिल्कुल पुत्र, देखिए कहीं ना कहीं जनता का यही कहना है कि उत्तराखंड का जो दून है वो एक अलग ही छवि रखता है और पुराना जो दून था उसकी छवि अलग थी और अब जो दून है उसकी छवि अलग है। तो कहीं ना कहीं दून को साक्षर हो, दून सुंदर हो, दून स्वच्छ हो, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मतदान आज किया जा रहा है। बिल्कुल धनराज, और जो निर्वाचन आयोग की तरफ से पिंक बूथों को बनाया गया था स्पेशल, जिसमें महिलाएं वोट करने के लिए जा रही थी, तो वहां पर क्या कुछ माहौल देखने के लिए मिल रहा है और जो बुजुर्ग मतदाता हैं और जो विकलांग मतदाता हैं उनके लिए क्या कुछ निर्वाचन आयोग की तरफ से सुविधा की गई है? बिल्कुल पुष्कर, देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले से ही तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो करने का काम बूथों पर किया गया था। चाहे हम पिंक बूथ की बात करें, क्योंकि राजधानी देहरादून के अंदर भी लगभग 10 पिंक बूथ बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ महिला ही कहीं ना कहीं मतदान करती हुई नजर आ रही है। और इसी तरीके से देखेगा कि बुजुर्गों के लिए भी अलग से व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने की गई है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें लगती हैं और बुजुर्ग कतारों में नहीं खड़े हो सकते, तो उनको पहले ही अलग से ले जाकर उनका मतदान कराया जा रहा है। और महिलाओं की यदि मैं बात करूँ तो आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से महिलाओं की तमाम यहाँ पर लाइन लगी हुई है और तमाम महिलाएं कहीं ना कहीं अलग कतार में खड़ी हुई नजर आ रही हैं और तमाम जो पुरुष हैं वो अलग कतारों में खड़े हैं और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं लगातार मुझसे नजर आ रहा है। और मैं देखिएगा कि यदि मैं दिव्यांगों की बात करूँ तो दिव्यांगों के लिए भी कहीं ना कहीं जो व्हील चेयर है वो बूथों पर उपस्थित की गई है ताकि किसी भी दिव्यांग को या फिर किसी भी बुजुर्ग को आने जाने में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल धनराज, और जो अभी मतदान प्रतिशत के जो रुझान दोपहर के आए हैं, तो क्या कुछ अभी कितना बढ़ने की संभावना है, क्योंकि शाम तक ये प्रक्रिया चलने वाली है और जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पुष्पेंद्र, जिस तरीके से मतदानों का जो रुझान अभी निकलकर सामने आया है, यानी कि कहा जाए जो प्रतिशत सामने आया है वो 21% के लगभग राजधानी देहरादून का प्रतिशत निकलकर सामने आया है। लेकिन अभी 5 बजे तक ये चुनाव है, यानी कहा जा सकता है अभी 2.5 घंटे और बाकी है और 2.5 घंटे के अंदर कितना प्रतिशत मतदान बढ़ता है देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि 60 से 70% का मतदान कहने के राजधानी देहरादून के अंदर हो सकता है। हालांकि उत्तराखंड की यदि मैं पूरी बात करूँ तो लगभग 60% के लगभग उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो निकाय का प्रतिशत है वो निकलकर सामने आ सकता है। ठीक है धनराज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। निकाय चुनाव मतदान के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हरक सिंह रावत पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देहरादून में 101 बीघा जमीन को अटैच किया गया है। 70 करोड़ की 101 बीघा भूमि अटैच। हरक सिंह रावत की सहसपुर की जमीन चर्चा में आ चुकी है। तो हरक सिंह रावत पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर हरक सिंह रावत की 101 बीघा जमीन को अटैच किया गया है। ईडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है। कद्दावर नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार ईडी ने उनके एक पुराने मामले को फिर से खोलते हुए उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का काम किया है। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देहरादून ने सहसपुर स्थित करीब 101 बीघा जमीन को अटैच किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर निकाय चुनाव के बीच बड़ी कार्रवाई हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ पूरा मामला है? ईडी ने फिर पुराना मामला उजागर करके हरक सिंह रावत की जो प्रॉपर्टी 101 बीघा जमीन है उसको अटैच किया। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि ईडी के द्वारा एक बार फिर निकाय चुनाव के बीच बड़ी दस्तक दी गई है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, उनके खिलाफ ये जांच का एक और पुराना मामला यहाँ पर खोलने का काम यहाँ पर किया गया है। हरक सिंह रावत की जो सहसपुर में जो जमीन थी, उस जमीन को लेकर
उनसे बातचीत यहाँ पर की गई है, या कह सकते हैं कि उसको लेकर जो शिकंजा था वो कसना शुरू यहाँ पर कर दिया गया है। हरेश सिंह रावत के पास तहसील क्षेत्र में 101 बीघा जमीन थी, जिस जमीन को ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने बेटे सुदीप रावत है उनको यहाँ पर दिया हुआ, पावर अटर्नी उनके पास है। इस समय ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बाजार मूल्य के तहत इस जमीन को देखा जाए तो जमीन की कीमत 70 करोड़ के करीब है, लेकिन जो हरेश सिंह रावत के द्वारा जो जमीन खरीदने की जो बात कही गई है, जमीन का जो मूल्य दिखाया गया वो बहुत कम यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये बड़ा मामला है जिसको लेकर अब ये कह सकते हैं कि इस मामले पर पूरी तरीके से जो ईडी का शिकंजा है पूर्व कैबिनेट मंत्री पर कसता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अभय, और ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि ये 101 बीघा जो जमीन है क्या वो बेनामी संपत्ति है, उसका जो कोई तथ्य है, कोई सबूत है वो हरेश सिंह रावत के पास नहीं है, या फिर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? और दूसरी तरफ निकाय चुनाव के बीच जो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, अक्सर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप भी लगाती रहती है कि जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं और वो ईडी की कार्रवाई करवाना शुरू कर देती है। तो ये कह सकते हैं कि ये मामला पूरी तरीके से लगातार पिछले चुनाव से चलता हुआ नजर आ रहा है। फरवरी 2024 में भी ईडी के द्वारा हरेश सिंह रावत और उनके जो सहयोगी हैं उनके 17 ठिकानों पर एक छापेमारी यहाँ पर की गई थी। ये कह सकते हैं कि उस दौरान भी कई दस्तावेज उनकी तरफ से लिए गए थे, और अब ईडी की तरफ से बताया जा रहा है कि जो तहसील में जो 101 बीघा जमीन है उस जमीन का जो क्रय विक्रय से संबंधित जो अभिलेख है उस अभिलेखों को हाईकोर्ट की तरफ से पहले से ही रद्द कर दिया गया था, और अभी उस मामले पर किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि जो कार्रवाई थी वो आगे नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार से उस जमीन पर कार्रवाई हुई है, ये जमीन हरेश सिंह रावत की जो पत्नी है दीप्ति रावत और उनकी जो करीबी है लक्ष्मी राणा उनके नाम पर यहाँ पर बताई जा रही है, और यही वजह है कि लगातार जब भी वह चुनाव में सक्रिय होते हैं तो उनके पुराने जितने मामले हैं उन मामलों में किसी न किसी मामले पर ईडी या सीबीआई की दस्तक होना शुरू हो जाती है। ये बताया जा रहा है, जो अभी तक के जो सूत्र बता रहे हैं कि छापेमारी में जो दस्तावेज है, दस्तावेज के साथ साथ कुछ नकदी या जो कैश है वो कैश भी बरामद हुआ है, और कुछ सोना भी इनके घर से बरामद हुआ है। तो अभी उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनाव के बीच ईडी की दस्तक हरेश सिंह रावत के लिए बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर बनती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो अब क्या ये ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के किसी बड़े नेता की तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए, आज पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के जो ज्यादातर नेता है वो अपने अपने क्षेत्रों में है, और जो निकायां हैं निकायों में मतदान बढ़ाने की कोशिश वहाँ पे कर रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास वहाँ पर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मतदान कांग्रेस के पक्ष में हो सके। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बयानबाजी अभी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से देर शाम तक इस पूरे मामले पर जरूर कोई ना कोई विज्ञप्ति या प्रेस नोट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, जिसमें पूरी बात का उल्लेख यहाँ पर होगा। लेकिन जो हरेश सिंह रावत के ऊपर जो कार्रवाई लगातार चल रही है वो सीधे तौर पर यह समझी जा सकती है कि कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय कहा जा सकता है। ठीक है भाई, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मतदान को लेकर हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ कहा है मंत्री जी ने, सुनाते हैं आपको। वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और जो उत्साह मुझे सुबह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं सुबह से कई वार्डों में घूमकर आया हूं, एक अपार उत्साह लोगों का अपने वोट के प्रति है, क्योंकि राष्ट्रपति जी के वोट की ताकत, प्रधानमंत्री जी के वोट की ताकत और एक आम मतदाता की वोट की ताकत बराबर है। इसलिए लोगों को अपनी वोट की ताकत को पहचानना चाहिए। और जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है, मैं कई वार्डों से घूमकर आया हूं, वातावरण भाजपामय है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ताबड़तोड़ प्रचार किया है, 54 से अधिक सभाएं उन्होंने की है, उसका भी एक प्रभाव जनता पर पड़ा है, और अधिकांश नगर निगम, नगर निकायों पर भारतीय जनता काबिज होने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश पार्षद जीतने वाले हैं। पोस्टल बैलेट से चुनाव हो रहा है, जनता इन सब चीजों को जानती है, खासतौर पर विपक्षी जो अब तक ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते थे, वो सब चीजें गायब हो जाएंगी। क्या लगेगा? देखिए, नाई बाल कितने सब सामने आ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस
यहाँ भी हारने के बाद कोई ना कोई जरूर आरोप लगाएगी। जैसे आज हरीश रावत जी ने कहा कि मेरा नाम गायब कर दिया। अरे भाई, तुम तो इतने बड़े पदों पर हैं, आपको अपने वोट की चिंता करनी चाहिए थी। मेरा भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, मैंने चिंता करी, मैंने अपने अध्यक्ष से कहा, मैंने कहा हमारा पूरा परिवार नहीं है इसमें, तो सबके नाम जुड़ गए, आज हम वोट डालने आए हैं। तो जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति को तो उसकी जारी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े पदों पर रहे हैं। तो हारने के बाद फिर कांग्रेस के पास हुआ कि साहब हमारा नाम गायब कर दिया, कहने वाली है। भाई क्या कुछ कहेंगे आज भी जनता से, ताकि वो लोग और घरों से बाहर निकले, लाइनों पर मिले? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं, शाम को 5 बजे तक चुनाव है, आप वोट डालने जरूर आए, अपना मत का प्रयोग करें, अपनी ताकत को बचाने में लोगों से अपील करता हूं। बातचीत करने के लिए तो बिल्कुल कैबिनेट मंत्री जी साफ तौर पर इस चीज को कह रहे हैं, लोगों से भी जागरूक होने की बातचीत करें, ताकि लोग भी जागरूक हो सके, ज्यादा से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो सके, ताकि छोटी सरकार बेहतर तरीके से यहाँ पर आ सके और उनके जो काम है, उनके जो छोटे छोटे काम होते हैं, जनता की छोटी छोटी समस्या होती है, उनका समयबद्ध तरीके से निदान हो। नगर निगम देहरादून में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया और जनता से भी मतदान करने की अपील की। बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और उनके परिवार के साथ हमारे संवाददाता आबे कैंतुरा ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। निकाय चुनाव का पूरी तैयारियां थी और आज मतदान शुरू हो चुका है। हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी हैं देहरादून से जो मेयर पद के सौरभ थपलियाल, उनसे बातचीत करेंगे। तो भाई, बड़ी जिम्मेदारी, 1 महीने का चुनाव प्रचार प्रसार, किस रूप में दिखता है माहौल? बहुत सकारात्मक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे क्षेत्रों में। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ बहुत अच्छा माहौल है। हमारे जो विधायक गण हैं उन्होंने काफी विकास के कार्य किए हैं नीचे, और हमारे जो संगठन है बहुत मजबूत है। 100 के 100 वार्डों में हम पन्ने तक हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ तक हमारे सारी पूरी टीम है, कार्यकारिणी है निश्चित तौर पे, और जनता के बीच में सकारात्मक माहौल है। और फिर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। अगर ये जो निगम की छोटी सरकार जो है, रोजमर्रा की जरूरतों की सरकार जो है, ये अगर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, निश्चित तौर पे जो विकास कार्य हैं उनमें और गति आएगी। आप लोगों ने कॉलेज की राजनीति पहले करी, आज आपके सामने भी कॉलेज के ही ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं, किस रूप में देखते हैं? क्योंकि लोग उन चीजों को देख रहे हैं, आप लोगों के वायदे हैं उनको परख रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे आज भी जनता से? देखिए, कॉलेज उनकी जो विचारधारा है वो अलग रही है, हमारी विचारधारा अलग रही है, और कॉलेज में भी हम आमने सामने एक दूसरे के रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से वहाँ भी हमें लगातार जीत मिलती रही है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी, ऐसा अपेक्षा है। नहीं, आप बताइएगा, अब तक आप लोग घर पे देखते थे, आज बड़ी जिम्मेदारी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, अब भी लोगों से मिलते होंगे, क्या कुछ कहते हैं? जी, लोगों की तरफ से तो पॉजिटिव रिस्पांस है, और मैं चाहती हूँ कि वो जो भी उनकी अपेक्षा है, इच्छाएं हैं, जो भी उनकी जरूरतें हैं, उन पे ये खरे उतरे और समाज की हर जरूरतों का, हर वर्ग का ध्यान रखें। अच्छा, आपने कुछ सलाह दी कि अगर मेयर बनेंगे तो ये चीज करनी है? देखिए, मेयर बनेंगे तो मैं चाहूंगी कि वो निर्भय होकर कार्य करें, उन पे कोई दबाव ना हो, और जनता का तो साथ है ही, और पार्टी भी उन पे, पार्टी का भी विश्वास है, तो मैं तो चाहूंगी कि वो निर्भय होकर कार्य करें। अच्छा सर, आप बताइएगा, अब तक ये सारी चीजें आप देखते रहे, पहले सर्विस में थे, लेकिन घर में माहौल शुरू से ही सौरभ भाई चुनाव लड़ने के रहे, कभी कॉलेज का, आज बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं मेयर पद का। बड़ी खुशी है कि करीब 20-25 साल से पहले छात्र राजनीति से करके यहाँ तक पहुँचे हैं और टिकट मिला है, तो मैं आश्वस्त हूँ कि इनको जीत मिलेगी और ये अच्छा काम करेंगे। माता जी, आज क्या कुछ कहेंगे? बेटा बड़ा चुनाव लड़ रहा है, जनता से मिलते। देखिए, मन में प्रसन्नता है ही कि बेटा मेरा चुनाव लड़ रहा है, और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ उसे कि मन और कर्म और वचन से वो जनता की सेवा करे, जनता के बीच में रहे और जनता का अपना बेटा बनकर सेवा करे। थैंक यू। तो बिल्कुल, आप ये क्या समझते हैं कि सौरभ थपलियाल जी ने साफ तौर पर ये चीजें कही है कि जो उनका मकसद है नगर निगम देहरादून विकास के को आगे बढ़ाने का, सरकार भी अब तक पूरा सहयोग रही है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार की उम्मीद जनता से करें, और इसी लोग जनता को भरोसा भी दिलाने में जुटे हुए। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जनता किस आधार वोट करते हैं। 25 जनवरी को जब मतगणना होगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है। कैमरामैन अभिनव इंडिया वाइज।
निकाय चुनाव के लिए राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। राज्य की जनता को एक बार फिर कांग्रेस के वचन पत्र के संकल्प दोहराने का काम किया। हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल से बातचीत अकेले संभव नहीं हो पाएगा। आप बातचीत कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले उत्तराखंड के शहीद उनको नमन करना चाहता हूं कि जिस तरह मुझे माताओं और बहनों का, युवाओं का, छात्रों का अपार समर्थन मिल रहा है और आगे भी उनका ये प्यार मेरे पे आशीर्वाद के रूप में रहेगा, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जिस तरह नगर निगम की बेहाल स्थिति हो रखी, चाहे सड़क है, पानी है, बिजली है, शिविर है, और निश्चित मेरा प्रयास रहेगा कि एक देहरादून को हरित प्रदेश और एक सुंदर और जो पॉल्यूशन फ्री करने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि अपने एजेंडे में मैंने लिखा है 20 लोगों के लिए 20 मांगे उसमें करें हैं, जो हम लोग पूरे 5 साल में करेंगे, और निश्चित एक आंदोलनकारी की जीत होगी, क्योंकि बहुत उत्साह है वोटरों पे। जी देखिए, लगातार बातचीत हो रही है, वायदे हो रहे हैं, आपके सामने सीधे सत्ताधारी दल है। जी देखिए, जिस तरह भाजपा जो है, आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, और ट्रिपल इंजन की सरकार तो 3 गुना विकास होगा, और लगभग 11 साल से इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, और भाजपा की 15 साल से मेयर की प्रत्याशी सरकार रही है, और जनता को गुमराह करने का एक काम कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल जनता ने इन्हें दिए हैं, पर अब इस बार जनता जो है पूरा मन बना चुकी है और इनके झांसे में आने वाली नहीं है। वो आज एक आंदोलनकारी को अपने जो है वो जिताने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू भाई, बातचीत करने के लिए। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने साफ तौर पर कहा है कि बातचीत बहुत सारी हो चुकी है, वायदे बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन उनका जो मकसद है वो नगर निगम देहरादून का सुंदर बनाने का है। जो वायदे उन्होंने करे उन वायदों को पूरा करने का है। लगातार बातचीत उस दिशा में होती भी रही है, और जो उन्होंने वचनबद्ध का जो संकल्प यहाँ पर दिया, उस संकल्प को पूरा करने का काम उनका यहाँ पर रहेगा। जनता से वो आभार भी प्रकट करें कि वो मतदान करने के लिए आ रहे हैं और मतदान करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन असना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। लोकतंत्र के महापर्व पर आज पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने भी अपने मत का उपयोग किया और मतदान करने के लिए बूथ नंबर 26 कनखल में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व पर घर से निकलकर मतदान अवश्य करें। वहीं हर साल अपने साथी योग गुरु रामदेव के साथ न आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर साल स्वामी रामदेव भी मेरे साथ मतदान करने आया करते थे, परंतु इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और वह भी अनुष्ठान में लगे हुए हैं, इसलिए वह नहीं आए। वोट का अधिकार ये हम सब के लिए, जिस जीवन को, जिस समाज को, जिस व्यवस्था को, जिस उन्नति को, जिस समृद्धि को हम चाहते हैं, उस चाहत को पूर्ण करने का ये एक अवसर होता है कि आप अपने इच्छित प्रत्याशी का चयन करें, जिससे आप जिन संकल्प को पूर्ण करना चाहते हैं उनके माध्यम से वो पूर्ण होता हुआ आप देखें। तो ये लोकतंत्र का हमारा बहुत पावन पर्व होता है। जब हम वो अपने मत का अधिकार का प्रयोग करते हैं तो सबको मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और अच्छे लोगों को समाज में अपनी सेवा के लिए चयन करना चाहिए। अब सभी संत लोग साधना में और कुंभ में व्यस्त हैं, तो पूज्य स्वामी जी भी अपने उसमें लगे हुए। क्या लालच बड़ी हानि, तो इसीलिए नुकसान से बचने के लिए लालच से बचें। हरिद्वार जिले के चौधर निकाय क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जिलाधिकारी एसएसपी लगातार सभी मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिले के निकाय क्षेत्रों को 3 सुपर जोन, 18 जोन और 49 सेक्टरों में बांटा गया है। हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी ने सुरक्षा और मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए व्यापक प्रबंध किए। मतदान की प्रोसेस में हमारा पूरे जनपद को 3 सुपर जोनों में बांटा गया है, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, जिसके सानिध्य में हमारे करीब 18 जोन और 49 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी हैं। टोटल 3000 के आसपास हमारा पुलिस बल इसमें लगा है, जिसमें करीब 5 कंपनी हमारी पीएसी इनको सहयोग के लिए लगी है। पूरे हमारे पुख्ता इंतजामात हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम पूरी तरीके से सक्षम भी हैं और पूरी तरीके से इसको करेंगे। हरिद्वार में चल रहे नगर निगम के मतदान में पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक ने भी अपने वार्ड में मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों में मतदान को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग विकसित हरिद्वार के लिए अपनी झूठी सरकार चुनने को बाहर से आ रहे हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हरिद्वार नगर निगम में प्रचंड बहुमत के साथ बोर्ड बनाने जा रही है। समझता हूँ कि कोई छुटपुट बातचीत को छोड़ दे तो मैं अभी तक जितने वार्डों में गया हूँ शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और एक गजब का उत्साह मैं वोटरों में देख रहा हूँ कि एक ऐसी पार्टी को जो वास्तव में एक अच्छा हरिद्वार का विकास करे, एक अच्छा हरिद्वार को एक डेवलप हरिद्वार बनाए, उस तरफ लोगों का बहुत बड़ा रुझान मैं देख रहा हूँ। किस तरह की बातें करें, छुटपुट की कहाँ कितनी घटना? नहीं, अगर कहीं आपस में प्रत्याशियों में कोई छोटी वोट को लेके कुछ ऐसा होता है तो वो तो हुआ होगा, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चला। मैं जितने वार्डों में जनता से कोई अपील कर रहे हैं? मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। आप अपनी सरकार, जिसको हम शहरी सरकार, छोटी सरकार बोलते हैं, उसका चुनाव है। आप निकलकर अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करिए और निश्चित रूप से आपका ये मतदान आपके शहर को उन्नत बनाए। इस तरह का माहौल दिखाएं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।